फिर हो गया फिर हो गया कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकलसन द्वारा प्रतिपादित किया। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कीमेर नमूने के रूप में स्वीकार किया गया इसके अनुसार लिपिड के अतलीय प्रकृति के कारण द्विसत्ता के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति का होता है। इसके अनुसार लिपिड के अतलीय प्रकृति के कारण द्विसत्ता के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। स्तनी के लाल रुधिरकण में राइबोसोम एवं अंत प्रदेव जालिका नहीं पाया जाता। स्तनी के लाल रुधिरकण में राइबोसोम एवं अंत प्रदेव जालिका नहीं पाया जाता। लाल रुधिरकण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। डीएनए के केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। वर्णीय लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बिटानिन। नोट: वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। फिर डीएनए या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट डिवाइड है। न्यूक्लियोसाइड में डिवाइड है। न्यूक्लियोसाइड को फिर फर्दर डिवाइड किए हम शुगर और बेस में, फिर से डिवाइड कर दिया गया शुगर एंड बेस में। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोस सकरा होती है। इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन या साइटोसिन होते हैं। ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए का सारा पढ़ लेते हैं। अब आरएनए में इसमें राइबोस सकरा होती है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। यह केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर है। पादप कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें लवक पादप का सारा पढ़ रहा है। इसमें कोशिका भित्ति, इसमें लवक पाई जाती है। तारतत्व या तारकाय या सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। फिर वैक्यूल्स बड़े होते हैं। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें लवक अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होती है। तारकाय उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित होता है। रिक्तियाँ वैक्यूल्स छोटी होती है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टेट क्रोमेटिक के बीच होता है। समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इस समसूत्री में कायिक कोशिका सोमैटिक कोशिका में होता है। इस विभाजन में कम समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका बनती है।
संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने का आनुवांशिक विविधता नहीं होती, आनुवांशिक विविधता नहीं होती है। इसमें गुणसूत्रों की आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं। इसमें प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, उसमें प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। अधसूत्री विभाजन, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अधसूत्री यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। फिर है इस विभाजन में अधिक समय लगता है, इस विभाजन में अधिक समय लगता है। अधसूत्री इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं निर्माण होते हैं। इस विभाजन में एक कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र के कारण आनुवांशिकता विविधता होती है। संतति कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने की आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आदान, इससे प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। इससे प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। फिर लैमार्क डार्विन, वेलिस डी व्रीज, लैमार्क डार्विन, वेलिस और डी व्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। जैसे मतलब 12 है। वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशेषी अंग से प्रमाण, संयोजिता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रामिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कारकी और जीव रासायनिक से प्रमाण, आनुवांशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रचनात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्मकों से प्रमाण, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। कहलाता है। आनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया। आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विलहेलम जोहानसन ने दिया। फिर डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में लगभग सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप जीव के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को उसके जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों या जीन का बना होता है। फिर एस्केरिस में गुणसूत्र 2 होता है, बहुत कम होता है। और टेरिडोफाइट्स 1300 से 1600 होता है। पादप जगत में अपुष्पभेद और पुष्पोभेद, अपुष्पभेद को थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटों को डिवाइड करेंगे शैवाल में, कवक में, जीवाणु में। अपुष्पभेद को नग्नबीजीय और आवृतबीजीय में डिवाइड किया। और नग्नबीजीय और आवृतबीजीय को आवृतबीजीय, एकबीजीय और द्विबीजीय। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के कैबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। दमा और उससे रिलेटेड कौन सा कवक रिलेटेड है, वैसे ही 3-4 बीमारी का दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं। दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस
एथलीट फूट टीनिया पैडिस, एथलीट फूट टीनिया पैडिस। खाज है एक्रेस एक्रेस स्कैबिज, खाज है एक्रेस स्कैबिज। गंजापन है टीनिया कैपिटिस, गंजापन है टीनिया कैपिटिस। दाज है टाइकोफाइटन, दाद है टाइकोफाइटन। गन्ने का रंग है कॉलीटोट्राकम, गन्ने का रंग है लाल रंग है, गन्ने का लाल है, गन्ने का लाल रंग हो जाता है जो कार्लेटोट्राइकम, टोट्राइकम। अपक्षय रोग है फैलकैटम, अपक्षय रोग है फैलकैटम। अल्फा नामक विष कवक से बनता है, अल्फा नामक विष कवक से बनते हैं। विषाणु की खोज, विषाणु के बारे में, विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान वास्की ने 1892 में की। इवान वास्की ने 1892 में। तंबाकू के मोजेक रोग का खोज के समय इनकी प्राकृतिक सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। तंबाकू के मोजेक रोग पर खोज के समय इनकी प्राकृतिक सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा, इसी कारण इनके सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण है, विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण है ये कोशा रूप में नहीं होते हैं। निर्जीव होने के लिए ये कोशा रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल बना के निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर रखा जाए, इनको कोशा बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भर के रखा जाए। संजीव हो गया, जैसे लक्षण क्या हो गया, इनमें इनके न्यूक्लिक एसिड का द्विगुण होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड द्विगुण होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय होते हैं। एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं, एंजाइमों का संश्लेषण करते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप कोशिका, जंतु पादप विषाणु, जंतु विषाणु, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भक्षी। पादप है, इसमें न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होता है, इससे न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होता है। जंतु में से डीएनए या कभी कभी आरएनए भी होता है, इसमें डीएनए तथा कभी कभी आरएनए। बैक्टीरियोफेज ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित है, ये केवल ये जीवाणु पर भार डालते हैं, ये जीवाणुओं पर भार डालते हैं, इनमें डीएनए पाया जाता है। जैसे T2 फेज, T2 फेज। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थों से रेट्रोफेज है, आरएनए विषाणु पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।